पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। विधानसभा की कुल 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उनमें से 2 सीटों की चर्चा सबसे ज्यादा है। ये सीटें हैं बांकीपुर और उधर मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट। रही बात बांकीपुर विधानसभा सीट की, तो वहां बीजेपी ने अपना उम्मीदवार तय करने के फौरन बाद बदल दिया। क्या मामला था, हम समझेंगे हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्र से, और ये भी समझेंगे कि आखिर दतिया में बीजेपी में अंतर्कलह क्यों मची है। नरोत्तम मिश्रा जो खुद को आश्वस्त मानकर चल रहे थे, अंततः उनको टिकट नहीं मिला और उसके बाद बीजेपी की जो अंदरूनी कलह थी वो सतह पर आ गई है। आप बताइए हिमांशु जी, इन दोनों मामलों को कैसे देखा जाए। मैं सबसे पहले तो मैं बांकीपुर पे बात करना चाहूँगा। देखिए, अभी तक आधिकारिक ये खुद जो कैंडिडेट थे अभिषेक, उन्होंने कल अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि पारिवारिक कारण से मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मजे की बात है कि एक दिन पहले मुख्यमंत्री पूरे तामझाम गाजे बाजे के साथ उन्होंने नॉमिनेशन किया है। तो ये तर्क जो है ये गले नहीं उतरने वाला है कि भाई पहले आपको ये अगर ये पारिवारिक समस्या थी, आप चुनाव नहीं लड़ने वाले थे, इतने तामझाम के साथ नॉमिनेशन करने की क्या ज़रूरत थी। सही बात। तो वहाँ जो अंदरूनी चीज़ें आ रही हैं सामने, एक तर्क ऑफ द रिकॉर्ड जिसको हमारे पत्रकारिता की भाषा में कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि अभिषेक के पिता जो बैंक के कर्मचारी थे वो चारा घोटाले में दोषी पाए गए थे, इसलिए पार्टी नेतृत्व को ये भय था कि ये हॉट सीट है, कहीं ये मामला बहुत ज़्यादा उभर के ना आया, बीजेपी को बैकफुट पे ना आना पड़े। लेकिन ये भी तर्क मेरे समझ से परे है, क्योंकि उसी चारा घोटाले में जगन्नाथ मिश्रा को कई मामले में सजा हुई। बाद में जब 2019 में उनकी डेथ हुई तो सारे मामले बंद हो गए। उनके पुत्र नीतीश मिश्रा अभी वहाँ कैबिनेट मंत्री हैं। तमाम भ्रष्टाचार के आरोपी देखिए मुख्यमंत्री हैं अलग अलग जगहों पर। तो भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ अहम चीज़ है, ये जो अभिषेक थे ये निहायत करीबी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के, उनके करीबी थे। ये जो 5 बार लगातार वो उस सीट पे चुनाव जीते हैं, हर बार चुनाव प्रबंधन अभिषेक ही देखते थे। तो पारिवारिक वाली को वो भी पारिवारिक चीज़ें हैं कि भाई क्या परेशानी थी अभिषेक को, तो ये समझ से परे है। मुझे लगता है कि अंदरूनी खींचतान का ये मामला है कि भाजपा के स्टेट यूनिट में अंदरूनी खींचतान हुई है, जिसके कारण अभिषेक की इसमें बलि ली गई। अब इसमें बात ये आती है हिमांशु जी कि नितिन नवीन के करीबी को टिकट पाने के बाद बदल देने की सामर्थ्य किसमें है, और ये क्या है मामला। देखिए, भाजपा हम ये माने कि नितिन नवीन के साथ खेल हुआ है। हाँ, मतलब एक हद तक ये कह सकते हैं, चूंकि पसंद तो उन्हीं की थे जी, और वो सीट पे व्यापक विमर्श के बाद, क्योंकि आज तो तत्काल रिजाइन नहीं दिया है, तत्काल वहाँ उपचुनाव नहीं हो रहा है, ये मंथन का दौर लंबे समय तक चला होगा। क्योंकि जब वो राज्यसभा है तो 2-3 महीने का समय पार्टी के पास है, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, पसंद उनकी है। तो क्या ये सवाल है कि क्या इससे पहले ये जोड़ घटा गुना भाग जो होता है प्रबंधन का, कि पता करना कि ये कैंडिडेट हो, क्या वो बीजेपी नहीं कर पाई थी? निश्चित रूप से किया होगा। तो अचानक ये क्यों आया, ये बड़ा सस्पेंस है वहाँ। इसलिए लगता है कि अंदरूनी कोई खींचतान है, कोई मामला अंदर था, जिसके कारण कि चूंकि ये अध्यक्ष के कैंडिडेट थे, उस अध्यक्ष के कैंडिडेट को वापस लेना पड़ा है। तो एक तरह से झटका तो ये नितिन नवीन के लिए ही है। और दूसरा मामला, हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो दतिया में क्या हुआ है। दतिया में नरोत्तम मिश्र इस बात के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नज़र आ रहे थे कि उनको टिकट मिलेगा, और यहाँ तक कि टिकट की घोषणा होने से पहले ही उन्होंने ग्राउंड पर प्रचार कार्य भी शुरू कर दिया था कुछ हद तक। और अब ये स्थिति आन पड़ी है कि चक्का जाम हो रहा है, सिर्फ फुटबॉल की नौबत आई है। नहीं, वहाँ भी देखिए वही स्थिति। अब नरोत्तम मिश्रा 3 बार लगातार वहाँ से चुनाव जीते थे, पिछला चुनाव वो हारे थे, और गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पद था उनके पास। पिछला चुनाव वो मामूली अंतर से हारे थे, लेकिन बाद में वो जो जीते, कोई भारतीय हैं कैंडिडेट और बीजेपी के एमएलए, वो अयोग्य घोषित हुए, वहाँ चुनाव हो रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, वो केंद्रीय नेतृत्व से मिलके भी गए थे पिछले हफ्ते। यहाँ जो परिक्रमा होती है दिल्ली की, यहाँ से भी उनको आश्वासन मिला था कि आप लड़िए, और वो प्रचार कर रहे थे। मतलब 2-3 दिन से नहीं, जब से वो अयोग्य घोषित हुए हैं और चुनाव आयोग ने उपचुनाव के कार्यक्रम घोषित किए हैं, तब से नरोत्तम मिश्रा लगे थे। दूर दूर तक किसी को ये भनक नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अचानक से एक निर्णय होता है केंद्रीय नेतृत्व का। अब कहा जा रहा है कि इंटरनल सर्वे में उनकी स्थिति ठीक नहीं पाई गई। कोई कह रहा है कि ये पीढ़ी परिवर्तन की तरफ पार्टी बढ़ रही है।
लेकिन अब जो बवाल हो रहा है, तो मेरा कहना है कि नरोत्तम मिश्रा वरिष्ठ नेता हैं आपके, तो उनको कन्विंस क्यों नहीं किया गया? अगर पीढ़ी परिवर्तन है या कहीं कोई ये है कि नए चेहरे को लाना है, तो यही मैं कह रहा हूँ कि वो प्रबंधन की बात जो है, बातचीत का स्तर जो है, वो मुझे गड़बड़ दिख रहा है इस चुनाव में। अब आपसे टिप्पणी चाहूँगा, मेरा अंतिम सवाल है, इन दोनों सीट्स पर ये जो स्थिति पैदा हुई है, इसका आउटकम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मुद्दा तो निश्चित रूप से खासतौर से बांकीपुर क्या है कि 5 बार नितिन नवीन खुद जीते हैं, 4 बार उनके पिताजी जीते हैं। बीजेपी की बहुत स्ट्रॉन्ग सीट है, और बीजेपी का जो वोट बैंक को जिस हिसाब से आप देखते हैं, कायस्थ, ब्राह्मण, भूमिहार, ये जो अपर कास्ट में एक तरह से कहिए तो ये 14, 7, 21, 7, 28% तो यही है। फिर वैसे बिरादरी है। तो इस हिसाब से अगर देखें कि जो कोर वोट बैंक है, तो बीजेपी के लिए परेशानी नहीं दिखती। लेकिन वहाँ चूंकि प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर पहली बार वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और आरजेडी ने पिछली बार भी वैश्य समुदाय के इसको दिया जिसके 9% वोट हैं वहाँ। तो और ये मामला है कि अब नितिन नवीन वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और एक कैंडिडेट आपको पीछे एक को, अभिषेक को आपको हटाना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि चुनाव अब वहाँ दिलचस्प होगा, क्योंकि नितिन नवीन नहीं है, नए चेहरे के साथ आ रही है, और नया वहाँ नए मुख्यमंत्री आए हैं, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार भी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अब वहाँ मुकाबला वाकई दिलचस्प होने जा रहा है। और दतिया के भी जो नरोत्तम मिश्रा जो अभी बगावती तेवर दिखा रहे हैं उनके समर्थक, हमको इंतजार करना पड़ेगा कि क्या केंद्रीय नेतृत्व इसको संभाल पाता है या नहीं। जाहिर तौर पर अगर नरोत्तम मिश्रा बगावत के मूड में आए तो आपका वोट बैंक 2 हिस्से में बटेगा, तो कांग्रेस की राह आसान होगी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा नेतृत्व अब दतिया में ये जो नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थक ने जो बगावती तेवर अपना रखे हैं, उसको किस तरह से हैंडल करते। अगर हैंडल नहीं कर पाए तो भाजपा दतिया में भी परेशानी में आए। अब बहुत छोटी सी टिप्पणी ये बताइए हिमांशु जी कि इन दोनों विधानसभा उपचुनावों में ये स्थानीय मुद्दे ही हावी रहेंगे और वही डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे, या राष्ट्रीय स्तर पर जो खास मुद्दे उभर कर आए हैं, खासकर से अयोध्या से, राम मंदिर, चढ़ावा चोरी, इन सब का भी कोई भूमिका होगी? देखिए, उपचुनाव में जनरली स्थानीय मुद्दे आते हैं, और कई बार अपर हैंड होता है, आपको जिसकी सत्ता होती है अपर हैंड होता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि कोई बड़ा मुद्दा अचानक से उभरा है, तो उसने जो है सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार की बलि ले ली है। तो दोनों तरह के हमारे पास उदाहरण है, और ये देखिए दोनों जगह लड़ाई दिलचस्प है। इसलिए अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, या आगे देखना होगा कि भाजपा नेतृत्व कैसे इसको हैंडल कर पाता है। भाजपा नेतृत्व कैसे हैंडल कर पाता है, यानी भाजपा नेतृत्व और स्थानीय बीजेपी की इकाइयों के लिए भी ये कहीं ना कहीं से दोनों उपचुनाव लिटमस टेस्ट होने जा रहे हैं। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि राम मंदिर चढ़ावा कांड के बाद ये संभवतः पहले चुनाव हैं, इनका मासेस पर क्या इम्पैक्ट होता है, जनता किस रूप में इसको लेती है, उसका भी पता चलेगा। फिलहाल शुक्रिया हिमांशु जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। ऐसे ही दिलचस्प एनालिटिकल वीडियोज़ के लिए आप अमर उजाला पर बने रहें। इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।